बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं। जो मतदान को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, शहरी मतदान और ग्रामीण मतदान के तुलनात्मक अध्ययन का जो विषय रखा है आपने, तो मुझे लगता है कि कुछ साथी उस विषय से थोड़ा सा भटक से गए हैं। खैर कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। 2014 में जब पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी भारत में, तो 66.4% मतदान हुआ था पूरे भारत में। और फिर उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे भी बड़ी लकीर खींची। तो जानते हैं भारत देश में मतदान कितना हुआ था? 67.1%। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो मतदान को लेकर के आप ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मतदान को लेकर के कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों पर जो डोरे डालने का काम विरोधियों द्वारा किया गया वो जादू चला नहीं। किसान ये समझ गए हैं कि उनका सही हित कौन देख रहा है, किसको कौन सही मायने में काम कर रहा है और कौन किसने केवल उन्हें बरगलाने का काम किया। इसलिए किसानों ने बड़े पैमाने पर मतदान करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। ये तो स्थिति रही आपकी यहाँ की। दूसरी बात, अभी एक आवारा जानवरों यूपी में सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बता दूं। बहुत बुनियादी विषय समझने का प्रयास करिए। कभी आवारा जानवर का विषय ले आते हैं, कभी सांडों का विषय ले आते हैं। इस यूपी में, उत्तर प्रदेश में रोड होल्डअप, राहजनी, दिन दहाड़े डकैती, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी करने वाले सांड आज कहां है? ये पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है। ऐसे सांड अब घूमते नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे आवारा जानवर आज अपने बिलों में छुपे बैठे हैं जो इन सबके साथ छेड़खानियां करते थे। तो चिंता ना करिए, 2017 में जब हम सरकार में आए तो ऐसे जानवरों को भी हमने दुरुस्त कर दिया है। और चिंता ना करिए, यही बात हमारे माननीय मोदी जी ने कही कि 2022 में हम सत्ता में वापसी करेंगे तो हम इन जानवरों को भी ठीक कर देंगे। जो जानवर हमारे किसानों का खेत उजाड़ रहे हैं, हम उसकी भी चिंता करेंगे, जैसे हमने ऐसे जानवरों की चिंता की कि जो दिन दहाड़े हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी किया करते थे और हमारे जो हैं वो दिन दहाड़े डकैती डाल दिया करते थे। ऐसे ऐसे गुंडे और माफियाओं और सांडों का भी हमने तथाकथित समायोजन किया है, उन्हें उचित जगह पहुंचा के रखा हुआ है। ठीक है, दुरुस्त है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर और हमारे सुशासन के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगा दी है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात शहरी क्षेत्रों की, तो शहर का मतदान प्रतिशत, चाहे आप एमसीडी के इलेक्शन ले लीजिए, चाहे आप म्युनिसिपल इलेक्शन ले लीजिए, चाहे नगर पालिका के इलेक्शन लीजिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ज्यादातर पढ़ी लिखी जनता शहरों में रहती है और ये विषय आज का नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। शहरों में मतदान का प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी जिम्मेदारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं हमेशा से ये कहता हूं, ये किसी राजनीतिक दल का या किसी चुनाव आयोग का विषय नहीं है, ये हमारे आपके सामाजिक ढांचे पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। शहर बड़े शिक्षित आबादी का विषय होते हैं। जब इतने शिक्षित लोग इतने उदासीन हो जाते हैं चुनाव के प्रति, तो मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए ग्रामीण लोगों से कि वो कितना बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और इसे फर्रुखाबाद के इलेक्शन को लेकर के या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी इलेक्शन को लेकर के नहीं देखना चाहिए। हाँ भाई जी, इजाजत है। हाँ हाँ शेखर जी, केवल 2-3 बातें कहूंगा और इस अनुमति के साथ में कि बड़ी शांति से सुना है तो बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद कहीं भड़कने की बात करिएगा, जो जवाब हो दे दीजिएगा सवालों का। एक तो खाली 2 पंक्तियां कह देता हूं कि आम आदमी ने महसूस किया कि शायद उनका आखिरी हुई है सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए। और फिर जब अन्याय के खिलाफ जब भाषा होती है तो एक और सवाल किया सत्ता पक्ष से कि जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। अरे 5 साल में कितना लूटा है, हिसाब तो दे। पूरी जिंदगी लूट ली गई ये खाली। मैं एक बात सबसे आखिर में कहूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता गण जो हैं वो पूरी तैयारी के संग जवाब देने के लिए आएंगे। ये जानवरों को तो जो है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के जानवरों का जो तजुर्बा है उनको तो बड़ा ठिकाने लगाया है आप लोगों ने। लखीमपुर में किसानों के ऊपर जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी वो किस श्रेणी में थे? मनीष गुप्ता की किसी सरकारी वर्दी में जिन लोगों ने हत्या की थी वो किस श्रेणी में थे? और द्रौपदी का चीर हिरण महाभारत काल के बाद जिसने किया था वो किस श्रेणी में थे? जरा इन जानवरों को जो प्रश्रय दिया गया
या ठिकाने लगाया गया, ये आप सवाल का देंगे जवाब। आखिरी बात मैं कह दे रहा हूँ, इसमें सबने अपनी अपनी बात बड़ा स्पष्ट तरीके से की और समझ भी ली हम लोगों ने। भाई विवेक भाई ने एक बात कही थी और उसमें एक वाक्य आया था, वो उसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अज्ञानी हूँ थोड़ा सा, बाकायदा पढ़े लिखे ज्ञानी लोग सब लोग यहाँ पे हैं। इन्होंने ये कहा था कि सुबह आदमी एकदम लेकर निकलता है। मैं समझ नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता के लिए इनकी टिप्पणी थी, इसका अर्थ नहीं समझ पाया कि सुबह आदमी क्या लेके निकलता है। अलग अलग जो है ढंग से, कभी जो है वो अपने दही बर्फी भी लेके निकलता है, कभी जो है वो अपने जन्मदिन होता है तो दूध में तिल डाल करके पी के भी निकलता है। मैं समझ नहीं पाया, अगर ये कहीं स्पष्ट हो जाएगा तो आगे इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। बाकी अब आप लोग जो है स्वतंत्र हैं, चाहे चाहे जो है अपने कुछ कहिए। चुनाव हो चुका है, चुनाव हो चुका है, मत पेटी में बंद है। देखिए, अपने भाजपा के साथियों को सुन के बड़ा अच्छा लगा, और नहीं, लोकतंत्र में अधिकार भी है अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का और अच्छा सब कुछ पॉजिटिव सोचने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई इसमें खराब बात नहीं है। तो लेकिन एक बात बड़ी जानकारी मिली कि 2 दूनी 5 करने वाली, यानी अगर जनता 2 दूनी 5 कैसे, कि अगर जनता सरकार से खुश है, उनके कार्यों से संतुष्ट है, तो जनता वोट नहीं देती है, इसलिए मतदान का प्रतिशत कम रहा। जनता बहुत खुश थी, अगर एंटी कन्वेंसी होती तो वोट देती। ये एक बिल्कुल आज नई बात मालूम हुई। ये शायद कोई नई बात भाजपा वालों के लिए नहीं है, ये इस तरह के नए नए आंकड़े भाषण देते रहते हैं। क्योंकि वर्मा जी, आपको याद होगा कि जब जेवर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे अपनी चिरपरिचित शैली में कहा था कि अब इस हवाई अड्डे के बनने के बाद हमारे किसान भाई अपनी उपज पूरे देश में कहीं ले जाके बेच सकते हैं। आप सबने सुना होगा। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हवाई अड्डे में किसानों की उपज जो है, किसान अपनी उपज ले जाके अब हिंदुस्तान में कहीं बेच सकता है, ये हवाई अड्डा बन जाने के बाद में। तो ये इस तरह की अगर बात कर देते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान की बात कही कि अच्छा मतदान इसलिए रहा कि किसान बहुत खुश था। वास्तव में किसान खुश था। आय बजाय दूनी होने के लागत दुगनी हो गई। 750 किसान शहीद हुए, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार हो, उससे सरकार खुश होगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हुई है। जो प्रवासी मजदूर था, आज भी उसके पांव के छाले सूखे नहीं अभी हैं। तो हाँ, उसके बीच में 5 किलो आपने गेहूं देके भरमाने की कोशिश करी। अब ये तो जनता बाद 5 किलो के गेहूं से क्या होएगा। तो दूसरी बात ये कि अब आप बात करते हैं, अभी बड़ा लंबी चौड़ी बात करी गई कि दंगे आज तक नहीं हुए और दिन दहाड़े बहु बेटियां वो नहीं हुई, लेकिन उसके लिए बातें कही गई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। एक ही बात कहूंगा कि राम रहीम को जो हत्या बलात्कार में बंद था, उम्र कैद काट रहे थे, गुरमीत राम रहीम, जब वो बाहर आते हैं तो मोदी सरकार उनको Z+ की सुरक्षा दिलाती है। ये इनका देखिए है सुशासन, और ये इनका दंगा, और कितना दंगा इन्होंने रोका। जब आप सोचिए एक अपराधी को जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी, अगर सजा न सुना दी और सजा उसको मिल गई और पैरोल पे बाहर आया, अपने अपने फायदे के लिए उसको बाहर लाए आप, और उसको Z+ की सुरक्षा, यानी जेल और बेल वालों के साथ है क्या। तो इस तरह की ये बातें करते हैं और दावे कुछ और करते हैं, लेकिन जब नंबर आता है राम रहीम को ये ठीक है जी बोलना कुछ जी। भारतीय जनता पार्टी 231 सीटें जो अब तक चुनाव हुआ है, तो मेरा यही कहना है कि 231 में से 221 हमारी हैं और बाकी में सब हैं। अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। इनके शीर्षक मतलब सुबह क्या बोल जाए, शाम को क्या बोल जाए, उस वह फॉर्म है कि अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और ये सत्ता से तो बाहर है, ये बिल्कुल तय है। बाकी आप जो है चाहे जैसे बैठ के चाहे जैसे देख लिए, जनता ने मन बना लिया उत्तर प्रदेश की ने कि अब आपको सत्ता में नहीं रहना।
क्यों आपने कोई कार्य किए नहीं। तो ईवीएम जाके दो अंकों में सिमट के रह जाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ। ये ना देख लेना ईवीएम में अभी जो है कहा गया था हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी समय समाप्त हो रहा है, वो दिल्ली नहीं बनाएंगे। ये तो जवाब दीजिए। अगर जवाब सुनने का मादा रखते हो सपा के साथी, कांग्रेस के साथी, तो सुन लें। सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। हमें मालूम है कि आप अंतर्यामी लोग हैं, आप ईवीएम में जाके घुस के देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 10 मार्च से पहले ही आप सबको सब पता लग गया है। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक मत बनाइए। 10 मार्च तक का इंतजार कर लीजिए और ये आपका मुगलबता भी 10 मार्च तक दूर हो जाएगा कि आपकी स्थिति कहाँ रहने वाली। पहली चीज। दूसरी चीज, आप बुनियादी चीजें समझिए। आप 1 मिनट सुन लीजिए। ए पुलिस करने वाले जिन्हें तमीज नहीं है, जिन्हें सम्मान देना नहीं आता है, जो अपने पिता को सम्मान नहीं देते हैं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जो हम सब की सुरक्षा में लगी रहती है, उसे सम्मान नहीं देते हैं। डर क्यों रहे? हमने तो आपका जवाब दिया, हमने तो आपका जवाब दिया भाई साहब, आप डर रहे हैं, इतना डर है भाई साहब, इतना डर है आपके अंदर। नवाजते हैं आप, ये तो देखिए भाषा की शैली दिखा रहा है कि अगर खराब भाषा है तो बीजेपी के किए गए बड़े नेता बुरी तरह से सत्ता इनसे दूर जा चली गई है। अब सत्ता में इनकी वापसी नहीं होने वाली। आप करिए मत। 221 सीटें आ रही, भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो गया। गलतफहमी मत पालिए, 11 करोड़ में झोपड़ा साफ हो गया। गलतफहमी मत पालिए। हम कह तो रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए। 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान कर लीजिए। 10